हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नवदीप सर फिजिक्स क्लास। तो कैसे हो आप सब लोग? मुझे लगता है कुशल मंगल हो गई। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपने चल रहा था चैप्टर नंबर सेकंड, और चैप्टर नंबर सेकंड में आपका भरपूर प्यार मिल रहा है मुझे। बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं। पहले इंग्लिश मीडियम वाली वीडियो को बहुत ही कम स्टूडेंट्स देख रहे थे, लेकिन अब इंक्रीज़ हो गए हैं देखने वाले। ठीक है, तो आज का टॉपिक देखिए अपना है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स टाइप। और दूसरा अपने पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि मेनली अपना टॉपिक आज का क्या है? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपना जो आज का टॉपिक है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को कहना चाहूँगा कि देखिए, आप मुझे मैसेज इतने मत किया कीजिए या कमेंट सर नेक्स्ट पार्ट कब आएगा कब आएगा। देखो, मैं एक यानी कि आपको ऐसे बता दूं भी, घर के काम करने वाला भी हूँ, अपनी लाइफ में जो काम धंधे चलते हैं वो करने वाला आदमी भी हूँ, और आपको पढ़ाता भी हूँ साथ साथ। वो पढ़ाता इस कारण क्योंकि मुझे आपका भरपूर प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है इस कारण। तो हो सकता है कि एक दिन बीच में गैप आ जाए, तो आप ऐसे मत किया करो। वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। कोर्स मैंने जब कहा है पूरा करवाऊंगा तो करवाऊंगा ही। तो उसमें ये क्या हो गया अभी सर वीडियो डालो जल्दी डालो ऐसे करो, तो आप प्लीज़ ऐसे मत किया करो। कोई बात नहीं, धीरज रखो, धीरज से सब कुछ होता है। तो देखिए, अपना जो आज का पहला टॉपिक है वो है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या चीज़ होती है? जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है कि चार्ज का क्या किया आपने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया चार्ज। तो देखो थ्योरी हम पढ़ते हैं फिर उसे समझेंगे। ऑन ए माइक्रोस्कोपिक स्केल इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। यानी कि अगर अपने माइक्रोस्कोपिक स्केल मतलब बहुत ही छोटे रूप में अगर अपने देखें, तो कोई भी अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे आपने कह दिया भी इसको चार्ज दिया हुआ है, तो ये चार्ज कैसा होता है? क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड मतलब जो चार्ज की वैल्यू होती है मिनिमम, वो ई होती है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम के इक्वल होती है। ठीक है, चार्ज की वैल्यू जो होती है। There are some situations in, however, there are some situations in which many charges are so close together that can be considered to be continuously distributed. यानी कि देखो, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि अपने क्या मान सकते हैं कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर आपने क्या दे दिया, इसको चार्ज दे दिया। तो इस चार्ज की बहुत सारी अमाउंट होती है। जैसे मान लो आपने काफ़ी अमाउंट में इसको चार्ज दे दिया, तो चार्ज किसकी फॉर्म में होता है आपको पता है? क्वांटा की फॉर्म में होता है। चार्ज का क्या होता है? क्वांटा होते हैं, उन सब से चार्ज बनता है। यानी कि आप अगर मान लो 1 कूलम कह रहे हो, तो 1 कूलम किससे बनेगा? इलेक्ट्रॉन से बनेगा। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ले लो आप, उन सब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे 10⁻⁻19 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम चार्ज होता है। तो सारे इलेक्ट्रॉन को मिला के फिर कितना बनेगा? 1 कूलम। तो ऐसे क्या होता है कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। तो अगर अपने मान लो कि कोई सी ऑब्जेक्ट को चार्ज दिया हुआ है, तो उसको अपने ऐसे मान सकते हैं कि उस पर बहुत छोटे छोटे चार्ज है ना, वो क्या है, एक दूसरे के नियर बाई हैं। ठीक है, और अपने ऐसे मान सकते हैं कि चार्ज इस पे क्या हुआ है? डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी कि इस पे फैला हुआ है सारे पे चार्ज जो है। ऐसे नहीं भी आपने किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज दिया तो वो चार्ज यहीं पे एक पॉइंट पे पड़ा रहेगा। अपने ऐसे मानते हैं कि सारे ऑब्जेक्ट पे वो क्या चीज़ हो जाता है? फैला हुआ होता है चार्ज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। तो अब नेक्स्ट देखो, जैसे इसमें एग्जांपल दिया होगी, फॉर एग्जांपल इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैज़ 10⁻⁻9 कूलम, यानी इतना कम चार्ज है, इसको 1 नैनो कूलम भी अपने बोल देंगे, क्योंकि 10⁻⁻9 1 नैनो कूलम के इक्वल होता है। तो किसी ऑब्जेक्ट पे 10⁻�9 कूलम चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर अपने उस ऑब्जेक्ट पे पॉइंट चार्ज देखें, पॉइंट चार्ज मतलब कि चार्ज को छोटे छोटे पार्ट में बांट लें, तो बिल्कुल छोटे से छोटे पार्ट में बांटे, तो एक पार्ट कितना बनेगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बनेगा। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में अगर उसको बांट लें, तो अपने को पॉइंट्स कितने मिलेंगे? इफ़ वी फाइंड पॉइंट चार्जेस फॉर दिस, देन नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस इज 10⁻10। मतलब कि इतना कम चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे है, तो इतने चार्ज को अगर अपने क्या करें कि पॉइंट चार्जेस की फॉर्म में बांट दें, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो अपने को इतने नंबर क्या मिल जाएंगे? उस पर पॉइंट चार्जेस के मिल जाएंगे। भी आपको पता है कि जैसे अपने कोई भी चार्ज होता है उसको पॉइंट चार्ज मानते हैं। इस पॉइंट चार्ज के कारण ही अपने कैलकुलेट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था किसी पॉइंट पे।
ठीक है ना। पिछले जो प्रीवियस अपने चैप्टर किया था ना, फर्स्ट चैप्टर इसका, तो उसमें किया था ना एक पॉइंट चार्ज, तो वो पॉइंट चार्ज मान लें, और पॉइंट चार्ज किसके इक्वल मान लें, ई की इक्वल आई है। तो अगर ई हर एक चार्ज को माने तो 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 अपने को चार्जेस मिलेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे, जिस ऑब्जेक्ट पे 10 की पावर -9 कूलम चार्ज है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की जो अमाउंट है उसको अपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मान सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है यहाँ पे कि सो इफ some charge is distributed over an object and we have to find the electric field E vector at the point due to this object, कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे क्या है, कुछ चार्ज आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो इस पे इक्वली फैल गया, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्यू चार्ज है। अब आपको क्या करना है कि इस पूरे ऑब्जेक्ट के कारण इस पी पॉइंट, मान लो यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, उस पी पॉइंट पे आपको कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की वैल्यू निकालो ई वेक्टर की। तो अब आप ऐसे थोड़ा करोगे भी, पहले इस चार्ज के कारण लिखोगे, फिर दूसरे चार्ज के कारण लिखोगे, फिर तीसरे चार्ज के कारण, ऐसे तो आपके पास 10 की पावर 10 चार्जेस हैं मान लो, तो इतने तो बहुत सारे चार्ज हो जाएंगे। भी आप क्या करते हो कि अगर मान लो ऐसे बहुत सारा, यानी कि यहाँ पे पॉइंट चार्ज पड़े हुए हैं, और इसके कारण इस पॉइंट पे आपको, यानी ये जो पी पॉइंट है इस पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप इसके कारण लिखते हो वैल्यू, इसके कारण लिखते हो, फिर इसके कारण वैल्यू लिखते हो, उसकी डिस्टेंस कितनी है, फिर इसके कारण, और सब का क्या कर देते हो, वेक्टर सम कर देते थे। ठीक है ना। ग्रुप ऑफ चार्जेस प्रीवियस चैप्टर में था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, सब को सम कर देते हैं पॉइंट चार्जेस के सारे को। तो अब अगर मान लो कि आपको चार्ज बहुत ज़्यादा अमाउंट में दिया हुआ है, ये वाला 10 की पावर 10, यानी कि उस पर पॉइंट चार्जेस हैं, तो अपने ऐसे सम नहीं कर सकते। आप ऐसे थोड़ा करोगे भी 10 की पावर 10 चार्जेस के लिए फॉर्मूला लिखोगे, फिर 10 की पावर 10 नहीं तो फॉर्मूले बन जाएंगे, फिर सब का सम करोगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अपने देखो क्या करेंगे, वही चीज़ है कि ई वेक्टर ड्यू टू दिस ऑब्जेक्ट, देन वी विल नॉट कैलकुलेट कंसीडरिंग पॉइंट चार्जेस बिकॉज नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस इज़ वेरी लार्ज, यानी कि जो पॉइंट चार्जेस का नंबर है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा, तो अपने किसी दूसरे पॉइंट पे नहीं निकाल सकते ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब क्या करें, ये तो समस्या खड़ी होगी कि किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज दिया हुआ आपको, और दूसरी समस्या इसमें ये भी आती है कि मान लो ऑब्जेक्ट पे इस पॉइंट को अगर आप मान लेते हो भी, इस पॉइंट से जो ई की डिस्टेंस, ये पी पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस है वो कुछ और होगी, अब ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट से कुछ और डिस्टेंस होगी, इस पॉइंट से कुछ और होगी, तो मतलब हर पॉइंट से डिस्टेंस भी अलग अलग होगी। तो अब निकालने कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, भी पूरे ऑब्जेक्ट के कारण निकाल लें किसी पॉइंट पे, तो वो कैसे निकाल लें, तो उसके लिए अपने पास मेथड है कि अपने क्या करेंगे। सो इन दिस कंडीशन इफ़ वी हैव एन ऑब्जेक्ट हैविंग चार्ज क्यू, यानी अपने पास एक ऑब्जेक्ट है उस पर क्या है, क्यू चार्ज है, देन वी विल एज्यूम दैट दिस क्यू चार्ज इज मेड अप विद स्मॉल डी क्यू चार्जेस। अब अपने क्या मान लेंगे कि मान लो इस ऑब्जेक्ट पे क्यू चार्ज आपने इसको दिया हुआ है, तो पॉइंट चार्ज मान के, तो अलग अलग पॉइंट चार्ज मान के तो पॉसिबल नहीं है। तो अब अपने क्या करते हैं कि पॉइंट चार्ज से थोड़ा सा बड़ा चार्ज मान लेते हैं, ऐसे ऐसे मान लेते हैं कि जो आपका चार्ज है ना वैसे इस पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ऐसे छोटे छोटे पार्ट में। ठीक है, तो इस छोटे पार्ट पर जो चार्ज होगा वो अपने कितना एज्यूम कर लेंगे, डी क्यू कर लेंगे। अब इस डी क्यू चार्ज के कारण मान लो आपको इस पी पॉइंट पर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखेंगे, और फिर सारों को निकालने के लिए क्या कर देंगे, सम कर देंगे। सम कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन करके कर देंगे। अब एक एग्जांपल आपको प्रीवियस, यानी कि प्रीवियस ईयर का बताता हूँ मैं, कि मान लो कि अपने ऐसे करते थे भी, वर्क कैलकुलेट करना होता था, वर्क एनर्जी और पावर वाला जो चैप्टर था ना, वर्क कैलकुलेट करना होता था। आपको बोल देते थे भी इतनी डिस्टेंस तक तो 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, फिर उसके आगे 10 न्यूटन का लगाया, फिर उसके आगे 5 न्यूटन का लगाया, फिर उसके आगे 25 का लग गया, ऐसे मान लो बहुत सारे फोर्सेस दे दिए। ठीक है, तो आपको वर्क निकालना, तो आप सब का क्या कर देते थे, सम कर देते थे, इंटीग्रेशन कर देते थे। अपने क्या कर लेते थे, इस डिस्टेंस का एक छोटा पार्ट ले लेते थे डी एक्स, और उसके लिए अपने क्या करते थे, वर्क की वैल्यू लिखते थे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स, ये लिखते थे ना, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स। और डब्ल्यू के लिए क्या करते थे, इंटीग्रेशन कर देते थे किसका, इस डी डब्ल्यू का, तो ये हो जाता था एफ इंटू में
डी एक्स हो जाता था, ये हो जाता था ना एफ इंटू डी एक्स। तो ऐसे वर्क निकालते थे ना, वही चीज़ यहाँ पे करनी है आपको भी। आपको क्या करना है कि एक छोटे स्मॉल सा चार्ज ले लेना है डी क्यू, इसको इनफाइनेटेसिमल चार्ज भी बोल देते हैं, यानी बहुत ही छोटा चार्ज डी क्यू ले लेना है और उसके कारण ई वेक्टर की वैल्यू लिख देनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और फिर उसका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। डी क्यू चार्ज ले लेंगे फॉर ईच एलिमेंट हैज़ लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। अब आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जिस भी ऑब्जेक्ट के कारण आपको चार्ज फाइंड करना है, वो ऑब्जेक्ट तीन टाइप के होते हैं। या तो 1D ऑब्जेक्ट होगा कि उसमें ओनली लेंथ होगी, या 2D ऑब्जेक्ट होगा जिसमें क्या होगा, लेंथ और विड्थ दोनों होगी, जैसे कि कोई सरफेस हो गया, आपका पेज हो गया। और तीसरा 3D ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने सारी यानी कि इस यूनिवर्स में तीन टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, या तो 1D होगा, या 2D होगा, या 3D होगा, तीन ही टाइप के होंगे। तो वो तीन टाइप के हिसाब से अपने क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई लेंथ, एरिया और वॉल्यूम एज्यूम कर लेंगे और फिर निकालेंगे। अब वही चीज़ है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट के साइज़ के आधार पर, ऑब्जेक्ट के साइज़ के बेसिस पे अपने पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है वो तीन प्रकार से हो सकता है। भाई देखो, सारी कहानी का यहाँ पे सार क्या निकलता है। अब मैं आपको क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूँ इतने टाइम से जो बोल रहा हूँ, एक ही चीज़ अपने इसमें कर रही हैं। एक तो क्या है कि अपने किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज दे तो वो चार्ज उस पर किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ऑब्जेक्ट पर किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो ऑब्जेक्ट की शेप पर डिपेंड करेगा। अब ऑब्जेक्ट की शेप आगे तीन प्रकार की होती है, 1D हो सकती है, 2D हो सकती है, 3D शेप हो सकती है। ठीक है, तो अपने वही चीज़ निकाल रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के कारण, देखो प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें चार्ज के कारण अपने क्या निकाल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे ओनली। और चार्ज भी कैसा मान रहे थे अपने, एक पॉइंट चार्ज मान रहे थे, बस एक पॉइंट पे ही है चार्ज यहाँ पे रखा हुआ। अब अपने इस जो चैप्टर में एज्यूम कर रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को आपने क्या कर दिया, चार्ज दे दिया, क्यू चार्ज दे दिया। तो अब इस ऑब्जेक्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए अपने पहली चीज़ तो ये मानेंगे कि जो आपका चार्ज है ये इस पर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब हर जगह पे फैला हुआ है चार्ज इस पर, और इसका स्मॉल पार्ट अपने डी क्यू लेके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब करेंगे कैसे, वो इस चैप्टर में आगे आएगा। अब देखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप के होते हैं, और किसके बेसिस पर होते हैं ये, जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप की बेसिस पे। तो वही चीज़ है कि सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डायमेंशंस मतलब 1D 2D 3D डायमेंशन ही होती है, ओवर विच चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड वी डिफाइन थ्री टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड चार्ज डेंसिटीज। दो चीज़ आएंगी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा और चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो वर्ड है उसका आप यानी कि थोड़े शब्दों में उसको ऐसे कह सकते हो कि चार्ज किस तरह से फैला हुआ है। बस हिंदी में इतनी बात याद रख लो, चार्ज किस तरह से फैला हुआ है ऑब्जेक्ट पर, उसके बारे में अपने को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। अब पहली चीज़ आती है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। जो आपकी बुक है ना उसमें इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन मैंने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी लिख दिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि देखो लिखा हुआ है कि व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट इन वन डायमेंशन, यानी कि चार्ज एक ऐसे ऑब्जेक्ट पे फैला हुआ हो जिसकी क्या हो, ओनली वन डायमेंशन हो। इट मीन्स अलोंग ए लाइन और लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जब आपका चार्ज किसी एक लेंथ वाले ऑब्जेक्ट पे फैला होगा। अब लेंथ वाला ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, मान लो किसी वायर पे चार्ज दे दिया, तो उस वायर की आप ओनली लेंथ को कंसीडर करते हो। उसकी अगर मान लो आपके पास थिन वायर है, तो मोटी वायर की तो आप क्या रेडियस भी लेते हो, सब कुछ लेते हो, लेकिन जो पतली वायर होती है यानी थिन वायर होती है उसकी ओनली आप लेंथ कंसीडर करते हो। तो वैसी वायर पर अगर चार्ज अगर अपने इसको क्यों दे दें, या फिर कोई और लेंथ वाला ऑब्जेक्ट है, रॉड होगी जैसे, तो रॉड को अपने क्या दे दी, चार्ज दे दें, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। भी उस पर चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको अपने क्या बोल देंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके एग्जांपल मैंने दिए हुए हैं यहाँ पे कि चार्ज ऑन ए वायर, थिन रोड, या फिर सरकमफ्रेंस ऑफ ए रिंग। यानी कि आपके पास जो रिंग जैसे चूड़ियाँ होती हैं ना, वो रिंग टाइप की होती हैं, या कड़ा पहनते हो हाथ में, वो भी रिंग टाइप का होता है। तो उसकी सरकमफ्रेंस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, अब रिंग को चार्ज दे तो उसकी सरकमफ्रेंस पे जाएगा सारी, तो वो भी क्या है, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है। यानी एक लेंथ के अक्रॉस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है लीनियर चार्ज डेंसिटी की, वो यहाँ पे आती है, ये जो डार्क में लिखा हुआ थोड़ा सा, कि द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा।
तो देखो जैसे मान लो कि अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी वायर है आपने ली हुई है, तो उस पर उसकी यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है उसको अपने क्या वो कह सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं उसको। ठीक है, डेफिनेशन हो गई। अब फॉर्मूला पढ़ते हैं, फॉर्मूले से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन। कि मान लो आपके पास एक रॉड है या वायर है, कुछ भी मान सकते हो इसको, इस पे क्यू चार्ज गिवन है इसको और एल इसकी लेंथ है, तो जो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लैम्डा होगी वो क्यू अपॉन एल से अपने लिख देंगे। ठीक है, क्यू अपॉन एल इस पे क्या हो जाएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। यानी कि अब देखो डेफिनेशन, अब फॉर्मूले से डेफिनेशन कैसे बनाते हैं कि मान लो आपको फॉर्मूला पता और डेफिनेशन पता नहीं, तो अपने क्या करेंगे, जो नीचे वाली टर्म है उसको 1 मीटर एज्यूम कर लो। 1 मीटर मतलब इसको यूनिट लेंथ ही बोल देंगे। क्या बोलेंगे इसको, यूनिट लेंथ बोल देंगे भी। लेट जो लेंथ है अपनी वो 1 मीटर या यूनिट के इक्वल है, तो लैम्डा किसकी इक्वल आ जाएगा, क्यू के इक्वल आ जाएगा, आ जाएंगे ना क्यू के इक्वल। तो अब चार्ज किसकी इक्वल आ गया, लैम्डा की। और कब आया, जब आपने लेंथ यूनिट ली है। तो मतलब चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ क्या होगा आपका, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। अब इसमें दो केस आते हैं। दो केस कौन से आते हैं, देखो एक तो इसको जो पहला पॉइंट है ना इसको अच्छे तरीके से समझ लो, आगे वाले 2 पॉइंट इसी के बेसिस पे हैं, वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। अब 2 तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के भी 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एंड नॉन ऑब्जेक्ट, और दूसरा है फॉर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और एक नॉन यूनिफॉर्म तरीके से। अब आप सोचोगे भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होते हैं सर, तो देखो नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। भी मान लो इस चार्ज पे यूनिफॉर्म चार्ज फैला हुआ है, पहले चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आप रॉड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, भी L/2 पार्ट ये वाला हो गया और L/2 पार्ट ये वाला हो गया, तो इस पे जो चार्ज होगा वो भी क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब Q/2 इस रॉड पे होगा और Q/2 इस रॉड पे होगा। अब मान लो कि इसके आगे फिर से आपने 2 पार्ट कर दिए, तो ये Q/2 भी फिर आगे किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q/4 और Q/4। मतलब जितना आप रॉड को क्या कर दोगे, डिवाइड करते जाओगे, उसी रेशो में जो आपका चार्ज है वो क्या होता रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। मतलब कि चार्ज इक्वली फैला हुआ है रॉड पे, जितना आपने टुकड़ा उसका काट लिया उसी हिसाब से उस पर चार्ज आ जाएगा। मान लो कि जैसे आपको मैं कह दूं भी 10 मीटर की कोई रॉड है, ठीक है, 10 मीटर की कोई रॉड है और उस पर 10 कूलम चार्ज आपने दिया हुआ उसको गिवन है, तो अब उसका मान लो 2 मीटर का टुकड़ा काट लो, तो उस पर चार्ज कितना होगा, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो 2 कूलम चार्ज हो जाएगा। अगर आपने 4 मीटर का उस पे से टुकड़ा अलग कर लिया तो उस पर कितना चार्ज हो जाएगा, 4 कूलम का। मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब दूसरा है कि नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि कहीं पे तो चार्ज की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी, कहीं पे फिर कम हो जाएगी, कहीं पे फिर से ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे अनइक्वल तरीके से चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है। तो अब इसमें मान लो कि अगर आपने रॉड को यहाँ से काट भी दिया, भी L/2 और L/2 लेंथ में काट दिया, तो ज़रूरी नहीं है भी इस पर भी हाफ चार्ज है, इस पर भी हाफ है। मान लो आपके पास 10 मीटर की कोई रॉड है, वही एग्जांपल ले रहा हूँ दोबारा, और इस पे 10 कूलम का आपको चार्ज गिवन है। तो अब आपने इसको 5 मीटर के 2 टुकड़े काट दिए, तो अगर इस पे नॉन यूनिफॉर्म चार्ज है तो ऐसे होगा कि 2 कूलम का तो इस पे आ जाएगा और 8 कूलम का इस आधे टुकड़े पे ही रहेगा। मतलब चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा अगर आपने इक्वल में बांट दिया, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। तो अब देखो कि अगर तो आपका चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है कि यूनिफॉर्म है, तो आपके पास जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दोगे Q/L। और अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, भी हर जगह चार्ज की वैल्यू सेम नहीं है, तो इस रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा लोगे आप, इसकी लेंथ कितनी होगी इस टुकड़े की, DL हो जाएगी, और इस पे चार्ज कितना एज्यूम कर लेंगे, DQ। तो जो इसके लिए लैम्डा की वैल्यू होगी वो DQ/DL हो जाएगी। ठीक है ना, यानी कि आप क्या करोगे
डिफ्रेंशिएशन कर दोगे डी क्यू अपॉन डी एल, इससे निकाल लोगे। अब नेक्स्ट चीज़ आती है इसकी यूनिट और डायमेंशन। तो देखो लैम्डा की यूनिट और डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास है, यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हो। तो क्यू की क्या होती है, कूलम होती है चार्ज की, और एल लेंथ मतलब मीटर में, तो कूलम पर मीटर इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। और डायमेंशन कूलम की होती है A1T1, और जो लेंथ की होती है वो होती है L1, तो L1 ऊपर जाके L1T1 A1 आपका डायमेंशन आ जाएगी। तो समझ आ गया होगा, मैंने इस पर पूरा एक अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया अभी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। तो अब देखो बस आपको अगर लीनियर समझ आ गया ना तो ये वाला भी समझ आ गया, समझ लो कैसे कि अब आपके पास जो चार्ज किस पे फैला हुआ होगा, एक सरफेस पे फैला हुआ, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा चार्ज, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट इन टू डायमेंशन एरिया सच दैट एनी सरफेस और एनी शीट, देन दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो आपका चार्ज है वो किस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, किसी एरिया पे, किसी सरफेस पे या किसी शीट पे। जैसे मान लो पेपर की शीट है तो उस पर चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ हो तो उसको अपने क्या बोल देंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। भी सरफेस पे चार्ज फैलना सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एग्जाम्पल इसका है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए थिन डिस्क या फिर शीट। या तो डिस्क पे जो चार्ज फैला हुआ था, डिस्क मतलब जो खाना खाने वाली प्लेट होती है ना वैसे गोल, वो डिस्क होती है, ठीक है, और या फिर किसी शीट पे जो फैला हुआ हो। तो ठीक है, समझ आ गया। फिर वही चीज़ है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है। तो अब ऊपर वाले में था कि यूनिट लेंथ पे जितना चार्ज है उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल देते हैं। तो अब इस पर लेंथ की जगह क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है, क्योंकि जो आपका 2D ऑब्जेक्ट होता है ना उसका क्या लेते हैं अपने, एरिया लेते हैं, क्योंकि इसमें लेंथ और विड्थ दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें डेफिनेशन जो होगी वो होगी द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी अपने किसे कहेंगे, पर यूनिट एरिया पे जितना चार्ज होता है उसको अपने सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे। और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, यानी कि इसको अपने किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देंगे। समझ आया। उसका सिंबल क्या था ऊपर वाले का, लैम्डा था, और इसका क्या है, सिग्मा है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया। मान लो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, इसका जो सरफेस एरिया, मान लो अगर आप यहाँ पे स्क्वायर ले रहे हो तो स्क्वायर का जो एरिया होगा, सरफेस एरिया, वो कितना होगा, 4 × A हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, एक रेक्टेंगल ले रहे हो तो इसका क्या हो जाएगा, 2 × लेंथ प्लस विड्थ हो जाएगा या ब्रेड्थ हो जाएगा, L + B लेते हो आप, ये हो जाएगा। तो ये सरफेस एरिया निकाल सकते हैं अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और ये फार्मूला आप तभी लगा सकते हो जब आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। और अगर आपका चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वही चीज़ है, क्यू की जगह आप क्या लोगे, इसका छोटा सा पार्ट ले लोगे, इस पे चार्ज डी क्यू, और इसका एरिया कितना एज्यूम करेंगे, DS, तो डी क्यू अपॉन DS। अब यूनिट में क्या चेंज आएगा, भी यहाँ लेंथ की जगह एरिया आ गया तो यहाँ मीटर स्क्वायर आ गया, और यहाँ L² आ गया तो L⁻²। ऊपर वाले में L⁻1 था, बस इतना ही चेंज आ रहा है। तो समझ आ गया होगा ये भी। अब तीसरे नंबर पर आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। अब वॉल्यूम चार्ज मतलब अब कौन सा ऑब्जेक्ट आ गया आपके पास, 3D ऑब्जेक्ट आ गया जिसका क्या है, वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है। तो अब वही चीज़ है कि व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वॉल्यूम और 3D शेप या ऑब्जेक्ट देन इट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि किसी 3D शेप पर चार्ज क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो, या किसी वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उसे अपने क्या बोल देंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल देंगे। समझ आए। फिर इस पर इसका आता है एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या आएगा, चार्ज ऑन ए सॉलिड स्फीयर, कोन या फिर सिलेंडर एटसेट्रा। यानी किसी सॉलिड स्फीयर पे चार्ज हो, सॉलिड होना चाहिए, या कोन पे हो या किसी सिलेंडर पे हो। तो अब नेक्स्ट क्या है कि इसमें जो डेफिनेशन किसकी आएगी, इसमें आएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, अब आप खुद डेफिनेशन बनाओ। पहले में लेंथ थी, दूसरे में एरिया था, तीसरे में वॉल्यूम आ गया। तो चार्ज ऑन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रो। ये रो का सिंबल रहता है ऐसे, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अब एरिया की जगह क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ये यूनिफॉर्म के लिए आ गया, फिर नॉन यूनिफॉर्म के लिए डी क्यू अपॉन डी वी। या आपने एक वॉल्यूम बना दिया, 3D ऑब्जेक्ट बनाया एक हिसाब से, जरूरी नहीं भी ये क्यू भी हो, कैसा भी हो सकता है। और इसका आपने अगर स्मॉल पार्ट डी क्यू ले लिया तो इसका वॉल्यूम डी वी एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर मीटर क्यूब, और डायमेंशन L-3 आ जाएगा, बाकी सेम रहेगी।
तो ये आपके 3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, जो आज का अपना मेन मुद्दा था। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या करना है, देखो कोई फॉर्मूला डिराइव नहीं करना, ओनली एक प्रोसेस है, स्टेप है। ये स्टेप आपके बेस हैं, आगे जो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए इसमें निकालेंगे वो सारी इसी पर बेस्ड होंगी। अगर आपको ये 5 पॉइंट समझ आ गए, इसमें टोटल 5 पॉइंट हैं, तो पाँचों पॉइंट अच्छे तरीके से समझ लेना। और देखो पाँचों पॉइंट तीनों ऑब्जेक्ट के लिए चलेंगे, 3 टाइप के जो अपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पड़े हैं ना, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, तीनों के लिए चलेगा, इकट्ठी चलेगी सारी इक्वेशंस। ठीक है, तो आप देखो क्या है कि टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी यूज फॉलोइंग स्टेप्स। अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह अपने क्या वर्ड काम में लेंगे, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन काम में लेंगे। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट की, क्योंकि जो चार्ज है आपका वो उस पर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है उस सारे ऑब्जेक्ट पे, तो अपने इसको कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। तो पहला इसमें पॉइंट क्या है कि इन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी एज्यूम दैट होल चार्ज क्यू, कि पूरा जो क्यू चार्ज है इज मेड अप विद स्मॉल इनफाइनेटेसिमल चार्जेस डी क्यू। भाई एक मान लो ऑब्जेक्ट है, जो आपने ऑब्जेक्ट को क्या दे रखा है, क्यू चार्ज दे रखा है। ये ऑब्जेक्ट नीचे दिखा रखा है मैंने कि इस ऑब्जेक्ट पे यहाँ आप लिख लेना इस पे टोटल चार्ज कितने क्यू है। तो अब इस ऑब्जेक्ट के कारण इस पी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा कि इस ऑब्जेक्ट को मानना पड़ेगा छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हुआ और एक पार्ट है जो इसका, उस पर कितना चार्ज आपको एज्यूम करना पड़ेगा, डी क्यू। तो ये मैंने सारा इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ और इस एक पार्ट पे चार्ज कितना एज्यूम किया हुआ है, डी क्यू चार्ज है एक पार्ट पे। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया क्लियर। भी आपको क्यू चार्ज को किससे मिलकर बना हुआ मानना है, डी क्यू चार्जेस से। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि बिकॉज वैल्यू ऑफ डी क्यू इज वेरी स्मॉल सो वी कैन एज्यूम दैट दिस एज ए पॉइंट चार्ज। मतलब डी क्यू है ना, जो मान लो ये डी क्यू चार्ज है कि यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, तो ये डी क्यू चार्ज की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है इसकी वैल्यू जो होती है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा वैल्यू कम होने के कारण अपने इस चार्ज को क्या मान लेते हैं, डी क्यू को एक पॉइंट चार्ज की तरह ही मान लेते हैं। अभी एक पॉइंट है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज की तरह मानते हैं। और इसके कारण क्या करते हैं, ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज डी क्यू वी राइट डाउन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। और इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पे अपने क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखते हैं। और डी क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं तो उसकी वैल्यू डी ई मानेंगे अपने। और जो डिस्टेंस है वो कितनी एज्यूम कर ली, आर एज्यूम कर ली। तो अब आपको पता है कि अगर मान लो क्यू चार्ज है और इस क्यू चार्ज के कारण आपको यहाँ पे कोई पी पॉइंट दिया हुआ है इससे आर डिस्टेंस पे, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या लिखते हो, के क्यू बटा में आर स्क्वेयर। पहला डेरिवेशन चैप्टर का यही था, के क्यू बटा आर स्क्वेयर वाला। ये एफ इज इक्वल टू के क्यू, एफ इज इक्वल टू के क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वेयर लिखा था। और दूसरी साइड आपने क्या लिखा था, एफ इज इक्वल टू क्यू ही लिखा था और वहाँ से ई का फॉर्मूला निकाला था, ये वाला फॉर्मूला आया था। तो के क्यू बटा आर स्क्वेयर है। तो अब आपका चार्ज देखो, इंटेंसिटी डी ई होगी क्योंकि चार्ज कितना डी क्यू है, तो के डी क्यू आर स्क्वेयर और आर कैप, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। ये मैंने क्या लिखा है, वेक्टर फॉर्म लिखा है। अगर वेक्टर फॉर्म आप देखना चाहते हो कैसे लिखा है तो आप फर्स्ट चैप्टर की वीडियोज़ में देख सकते हो जो मैंने अपलोड कर दिया है। अब दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। पहले में डी क्यू चार्ज माना था, दूसरे में क्या किया, डी क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखी। अब तीसरे पॉइंट में आपको क्या करना है कि जो ये दूसरे पॉइंट में इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ रही है, ये इसमें डी क्यू आ रहा है, तो इस डी क्यू की वैल्यू आपको चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लिखनी है। वही चीज़ लिखी है कि नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ डी क्यू इन द फॉर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में डी क्यू की वैल्यू आपको लिखनी है। तो अब चार्ज डेंसिटीज 3 टाइप की होती हैं, तो डी क्यू की वैल्यू 3 टाइप की बन सकती है। तो पहला लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू अगर आप लिखना चाहो तो ये डी एल इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो डी के इज इक्वल टू लैम्डा डी एल, या फिर डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस, या डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी, तीनों टाइप की चार्ज डेंसिटी। अब देखो, अगर जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो वहाँ तो इनमें से कोई एक फॉर्मूला लगेगा।
वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा है। कि अगर मान लो आपको कह दें भी एक आपको शीट दी हुई है और इस शीट के कारण आपको क्या निकालना है, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो अब आप शीट के लिए ये वाला यूज़ करोगे, ये वाला रख दोगे यहाँ पे डी क्यू की जगह पे, ये दोनों नहीं लोगे। यहाँ पे मैं सिर्फ तीनों केस साथ लेके चल रहा हूँ, तभी तीन फॉर्मूले लिखे हैं। तो तीसरे स्टेप में अपने डी क्यू की वैल्यू चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में फाइंड की है। अब चौथे स्टेप में अपने को क्या करना है, नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ डी क्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 to 1, यानी कि 2 से अपने वैल्यू किस में पुट कर देंगे, जो 1 में पुट कर देंगे। तो तीन फॉर्मूले बनेंगे, के लैम्डा डी एल आर स्क्वेयर आर कैप, दूसरा के सिग्मा डी एस आर स्क्वेयर आर कैप, और तीसरा के रो डी वी आर स्क्वेयर आर कैप। एक लीनियर के लिए, दूसरा सरफेस के लिए, और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए। और जब आप वहाँ पे निकालोगे जब भी ऑब्जेक्ट के लिए, तो वहाँ एक ही फॉर्मूला बनेगा आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से। फॉर्मूला बन गया, डी ई की वैल्यू आ गई आपके पास। अब लास्ट में क्या करना होता है आपको, पांचवें पॉइंट में इस डी ई का इंटीग्रेशन कर देना। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एट पॉइंट पी ड्यू टू होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी इंटीग्रेट द स्मॉल एलिमेंट डी ई। यानी ई फाइंड करना है तो डी ई का इंटीग्रेशन कर दो। तो डी ई का इंटीग्रेशन तीन टाइप से हो जाएगा इसमें। अब कैसे होगा कि अगर तो लीनियर वाला है तो ये वाला इंटीग्रेशन, इसमें जो जो चीज़ें कांस्टेंट है वो बाहर ले लो, के और लैम्डा कांस्टेंट है तो बाहर लिख लिया, और जो चीज़ें अंदर है वो अंदर पड़ी रही। इसमें क्या आ जाएगा, के और सिग्मा बाहर आ जाएंगे, और इसमें के और रो बाहर आ जाएंगे। तो इस फॉर्मूले में अब यहाँ से जो आगे की प्रोसेस है वो अपने को ऑब्जेक्ट के हिसाब से चलानी पड़ेगी। भी आपको ऑब्जेक्ट कैसा दिया हुआ है उस हिसाब से डी वी की वैल्यू कितनी होगी, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन कैसे का होगा, वो सारा कुछ ऑब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड होगा। तो अब एक चीज़ आपको देखने में मिल रही होगी भी, यहाँ जो इंटीग्रेशन है ना, इस इंटीग्रेशन के पैरों में एक में एल लगा हुआ है, दूसरे में मैं लगाना भूल गया, यहाँ आप क्या लगाओगे, एस लगाओगे, और तीसरे में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वी लगा हुआ है, यहाँ आप एस लगा लेना, ठीक है ना। इसके पैरों में क्या लगा लेना, एस। तो इसका मतलब क्या है, ये ऐसे नहीं भी कोई अलग अलग इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन एक जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे जो सिंबल लगे हुए हैं ये अपने को बता रहे हैं, ये भी एल सिंबल तो बता रहा है आप एक लाइन का इंटीग्रेशन कर रहे हो, एस सिंबल बता रहा है आप सरफेस का इंटीग्रेशन कर रहे हो, और वी सिंबल बता रहा है कि आप एक वॉल्यूम का इंटीग्रेशन कर रहे हो। ओनली अपने को इंटीग्रेशन बता रहा है भी किस ऑब्जेक्ट का इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का इंटीग्रेशन बताने के लिए अपने सिंबल यूज़ करते हैं, बाकी ऐसे नहीं भी इसके लिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा या और कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें, इंटीग्रेशन वैसे का वैसे होगा, वही सारे फॉर्मूले इसमें काम आएंगे, ठीक है। तो ये तीन टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थे, उसके कारण अपने इंटेंसिटी निकाल लिया। नेक्स्ट कल जो अपना टॉपिक होगा वो होगा गॉस लॉ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके चैप्टर का नाम है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इस चैप्टर को अच्छे तरीके से करते रहो, समझते रहो, और चैनल को लाइक और शेयर करते रहना, सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आप में से आधे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, आधे स्टूडेंट वो हैं कि वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।